गुड इवनिंग बेटा। यार लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म देख रहे थे और बीच में मोबाइल बंद हो गया था हमारा, है ना। रिकॉर्डिंग में एक्चुअली बैटरी ख़त्म हो गई थी बेटा, इसका आंसर अटक गया था वो बीच में। ठीक है, चलो तो फिर मैं आज वहीं से स्टार्ट करता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में एक जो केस हम कल बता रहे थे वो वाला आपको क्लियर कर देते हैं, उसके जस्ट बाद में फिर अपन एक और केस पे आते हैं। ठीक है, चल आइए। एक चीज़ बताइए बेटा, यहाँ पे यदि हम लोग देखने जाएं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने बोला था सर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। हम लोगों ने एक चीज़ बोला था, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के टाइम पे बेटा हमारे पास दो केसेस बनते थे। एक होता था सर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का, और एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का। अब यहाँ पे क्या हो जाता है जरा देखना एक चीज़। हमने बोला था जब एक प्रिज्म में से हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं बेटा, यदि आप एक प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास करवाएंगे ना, तो वो हमेशा क्या करता है बताओ, वो 7 कलर्स में अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड होता है। मतलब हमने बोला रेड टू वॉयलेट, मतलब इस पैटर्न में पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम हमें मिल जाता है। ठीक है, तो विबग्योर हमें इस डायरेक्शन में मिला। अब जरा सोचिए, जब हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाए वो 7 कलर्स में डिवाइड हुआ, तो मुझे मालूम है यार भाई लाइट डिस्पर्स होती है। बट यदि मान लो मेरा मेन टारगेट ये था, अच्छा डिस्पर्स होने के साथ साथ क्या बेटा, यदि ये डिस्पर्स होती है तो अपने एक्चुअल पाथ से वो डेविएट भी हो रही है। लेकिन मेरा अब मेन टारगेट ये हो रहा है कि सर यदि यहाँ से जो लाइट प्रिज्म से जो लाइट बाहर निकले, अब उसका क्या होना चाहिए सर, उसमें मुझे विदाउट डेविएशन डिस्पर्शन चाहिए। मतलब डिस्पर्शन चाहिए है बट डेविएशन नहीं चाहिए। अब जरा सोचिए एक चीज़, सर आप डिस्पर्शन चाहते हो, डेविएशन नहीं चाहते हो। डेविएशन का मीनिंग समझते हो, जरा मैं यहाँ साइड में समझा देता हूँ। डेविएशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमने बोला कि जैसे ये लाइन है ना, अब हम लोग बोले ये एक्चुअल पाथ है। सर इस एक्चुअल पाथ से वो जितना डेविएट हो गई होगी, ये वाला उसका डेविएशन होता है डेल। और यदि मैं बोलता हूँ कि सर डेविएशन नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि ये डेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो बेटा डेविएशन 0 होने का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में भी डेविएशन 0 होगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो दो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, तो उनके बीच में भी एंगल 0 डिग्री बनता है, और उसमें भी हम लोग बोलते हैं बेटा कि वो नो डेविएशन वाला केस है, कि वहाँ पर कोई डेविएशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग बोलते हैं डेल इक्वल टू 0, है ना। तो जब दो पैरेलल लाइंस की बात करने जाते हैं तो सर वहाँ पर डेविएशन कितना मिलता है, 0। अब सर यही फंडा मैं यहाँ पर भी यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि देखो कि जो 7 कलर्स लाइट को इंसिडेंट करवाया वाइट लाइट, वो 7 कलर्स में टूट तो गए। अब इसके बाद जब ये बाहर निकले ना, तो मैं चाहता हूँ कि फाइनली जब रेज बाहर निकले प्रिज्म से, तो वो पैरेलल हो जाए इसके एक्चुअल पाथ के। एक्चुअल पाथ के पैरेलल हो गया तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। 0 हो गया मतलब उनके बीच में डेविएशन है ही नहीं, तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब सोचो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कैसे रिलेट करता हूँ। तो मैंने बोला देखो ये चीज़ मैंने क्या किया, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म यूज़ किया बेटा। एक प्रिज्म से पास करवाऊंगा तो वो डिस्पर्स हो गई होगा, तो मैंने एक और प्रिज्म लगाया जस्ट उसके अपोजिट, तो उल्टा करके लगाया कि एंगल ऑफ प्रिज्म इसका इधर था, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म इधर है ना। तो ये एक पैटर्न मिला। अब होगा क्या, लाइट सबसे पहले फर्स्ट प्रिज्म पे एंटर हुई, वाइट लाइट वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हुई, फिर बेटा वो अगले सेकेंड वाले प्रिज्म पे जा करके स्ट्राइक करेगी, है ना। और यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद वो वापस यहाँ से फिर बाहर निकलेगी। जब वो बाहर निकलती है ना, फाइनली जब वो बाहर निकल रही होगी, तब हमें क्या देखना है, जरा एक चीज़ सोचिएगा। सर यदि फाइनल लाइट हमारे पास इस डायरेक्शन से बाहर निकल रही है ना, तो हमें क्या करना है मालूम है, सोचना कि ये लाइट जो है वो इसके पैरेलल आ गई है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि डेविएशन कुछ इस तरीके से हो रहा होगा कि वो आपस में पैरेलल हो गई। लेकिन एक चीज़ सोचो, क्या ज़रूरी है कि दो प्रिज्म को मैं कभी भी ऐसा लगा दूंगा तो वो हमेशा इसी कंडीशन में जाएगा, मतलब डेविएशन 0 हो रहा होगा? नहीं, जरूरी नहीं होता बेटा। इसका भी एक स्पेशल कंडीशन होता है कि आपको एंगल ऑफ प्रिज्म इसका और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म इसका जो रेशो होता है ना, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू रखनी पड़ेगी। कुछ तो कंडीशन होगी, तब जा करके बेटा वो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा देखो डिस्पर्शन तो हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है मतलब 7 कलर्स तो मुझे दिखेंगे भैया, तो दिख रहे हैं, बट वो सारे के सारे पैरेलल दिख रहे हैं, तो डेविएशन 0 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए, इसी के लिए हम कंडीशन निकाल के लेके आते हैं। सर कैसे निकालेंगे इस चीज़ को? तो मैंने देखिए मैंने क्या किया था, मैंने बोला था सर कंडीशन फॉर नो डेविएशन। यदि डेविएशन नहीं हो रहा है तो इसकी क्या कंडीशन है? तो ज़रा सोचो, यदि मैं बोल रहा हूँ कि सर डेविएशन नहीं हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशन, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल डेविएशन 0। अब डेविएशन देखो, डेविएशन निकालना चाहे तो हम रेड का निकाल सकते हैं, वॉयलेट का निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं सबका इफेक्ट देखना चाहता हूँ, तो मैंने एक एवरेज वाली वेवलेंथ ढूंढी, और एवरेज वेवलेंथ किसकी होती है, येलो की। तो हमने बोला कि येलो कलर को पकड़ लो और फर्स्ट वाले से येलो का डेविएशन प्लस सेकंड से येलो का डेविएशन, और उन दोनों का सम कितना हो जाए, 0। देखो एक्चुअल में लाइट यहाँ तो डेविएट हुई है, यहाँ भी डेविएट हुई होगी,
बट उन दोनों का रिजल्टेंट सम कितना आ जाएगा 0। तो हम लोग बोलेंगे कि फाइनली बाहर जो निकलेगी वो डेविएट हुए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमने बोला कि सर डेल वाई प्लस डेल डैश वाई इक्वल टू 0। बेटा डेल वाई डेविएशन था, डेविएशन का फॉर्मूला क्या था याद है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो मैंने बोला वाई कलर के लिए देख रहे हैं येलो के लिए, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस इसके लिए लिखा सेकेंड वाले प्रिज्म के लिए तो सर म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई करा, एक को इधर रखा, इसको इधर रख लिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ए डैश बाई ए की वैल्यू निकाल ली बेटा, यहाँ से ये निकल के आ गई। तो ए डैश बाई ए मेरे पास यहाँ से ये फॉर्मूले में निकल के आ जाता है। अब सोचिए जरा, जैसे ये फॉर्मूला निकल के आया, ये ए डैश बाई ए की कंडीशन आई, तो ये मुझे वो कंडीशन मिल गई जब इन दोनों का रेशो ये होगा ना, तभी जा करके बेटा वो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, अभी हमने बोला भैया डेविएशन नहीं था तो उसकी कंडीशन ये है, अब तो डिस्पर्शन तो है ना सर, डिस्पर्शन निकालना है। डिस्पर्शन कैसे निकालना है, तो भैया नेट डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, थीटा प्लस थीटा डैश दोनों का सम। तो दोनों के डिस्पर्शन को ऐड कर दीजिए। तो बताइए फर्स्ट वाले का डिस्पर्शन कितना हुआ, तो फर्स्ट वाले से जो हुआ रेड और वॉयलेट के बीच में होता है ना, तो म्यू वी माइनस म्यू आर, वॉयलेट माइनस रेड, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए एंगल ऑफ प्लस सेकेंड वाले के लिए तो सर म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश सेकेंड वाले के लिए। अब जा करके हमने इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर ए डैश की वैल्यू यहाँ से रख दी माइनस में, तो बेटा माइनस किया तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया होगा, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए इतना करने के बाद एक काम और करो, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए जो पूरा है ना फर्स्ट टर्म, उसको पूरे को कॉमन उठा लिया। तो क्या मिला होगा ब्रैकेट में सर 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस, अब ये जो पूरा है वो डिवाइड में आ गया होगा, तो म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, इसके अपॉन में क्या आ गया सर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और यहाँ से म्यू वाई माइनस 1 इंटू, और यहाँ से म्यू डैश वी। बेटा ये कैंसिल हो गए। अब देखो इसको मैंने अरेंज कर दिया, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1, और अपॉन में सर यहाँ से म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 आ गया। अब देखो बेटा यहाँ तक हमने कल कर लिया था और उसके बाद हमारा कार्यक्रम रुक गया था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ें और कंप्लीट करते हैं। याद करिएगा बेटा ओमेगा का फॉर्मूला याद है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू क्या होता था सर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, याद आया। तो हम लोग यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं सर, ये फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अब देखिए करना क्या है, एक चीज़ बताओ, ये भी तो वही है ना, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, मतलब सेकेंड वाले के लिए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो हम लोग यहाँ से ऐसा लिख रहे हैं, देखा बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस, सोचिए ये क्या है बेटा, ये इस पूरे को मैं लिख देता हूँ ऐसा, ध्यान से देखना, इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया पता है, इस पूरे को मैंने लिखा है यहाँ से देखना एक्सेस, ये हो जाएगा ओमेगा डैश। ओमेगा डैश का मतलब समझते हो सर, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है, लेकिन किसके लिए है, सेकेंड वाले प्रिज्म के लिए। तो हमने जब कुछ म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1 से रिप्रेजेंट किया, ये सेकेंड प्रिज्म का और ये फर्स्ट प्रिज्म का। तो ये म्यू डैश ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा आ गया यहाँ से आगे। तो बेटा एक्चुअल में जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया ना थीटा नेट, वो कितना आ रहा है, तो देखिए बेटा, तो हमने बोला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब एक काम और कर लो, बताओ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ से, है ना, देखना एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये याद रखिए आपको, यदि ये लगता है तो ये लगाइए। एक और चीज़ देखो सर, थीटा नेट जो आ रहा है ना, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए तो है बेटा, क्यों ना मैं म्यू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई और म्यू वाई माइनस 1 से डिवाइड कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया बेटा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बाय ओमेगा आगे। और देखो ये जो पूरा है ना, एक्चुअल में ये क्या बन गया ओमेगा, और म्यू वाई माइनस 1 इंटू आर, ये डेल वाई डेविएशन है उसका येलो कलर का, और यहाँ से क्या निकल के आया सर ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बाय ओमेगा, दोनों ओमेगा कैंसिल, तो बेटा यहाँ से थीटा नेट की वैल्यू निकल के आई है डेल वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो थीटा नेट की वैल्यू हो रही है सर डेल वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, और ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हो गया कि नेट डिस्पर्शन की जो मिल रहा है ना, वो नेट डिस्पर्शन कितना मिल रहा है, डेल वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, और ये करेक्ट आंसर है बेटा।
ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला आप नोट करके रखिए, कभी भी प्रॉब्लम आए कर डालो। और देखो रिजल्ट याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान के रखो कि कभी प्रॉब्लम आएगा आप अटेम्प्ट लगा लेना, निकल जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, मैं अगला केस बताता हूँ इसमें सेकेंड वाला। कीजिए, मैं नेक्स्ट वाले पे आता हूँ। बेटा ये कंडीशंस नोट करके रखिएगा ना, बड़े काम के हैं, प्रॉब्लम्स मिलेंगी और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप याद रख सकते हैं, रखिए उसे, काम का है। आज बेटा हम लोग प्रिज्म वाला पोर्शन ख़त्म कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला केस, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। सेकेंड केस है बेटा, यहाँ पे अभी हमने डिस्पर्शन देखा था विदाउट डेविएशन, अब देखेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। समझ में है? जस्ट अपोजिट है। अब इसके लिए भी बात करने जाएंगे तो भैया बना के देंगे हम लोग कि कैसे बनता है, क्या बनता है। ठीक है, अब जरा सोचिएगा लॉजिक क्या है मालूम? सर डिस्पर्शन नहीं हो रहा, अब मतलब अब जो कलर निकलेगी ना फाइनली बाहर, वो 7 कलर्स में नहीं जाना चाहिए, वो अकेली आई थी अकेली जानी चाहिए, मतलब वाइट कलर आई थी और वाइट कलर ही निकलना चाहिए। ठीक, और डेविएशन जरूर हो रहा है, डेविएशन हो रहा है मतलब जो एक्चुअल पाथ है उससे लाइट फाइनली किसी एंगल पे मिलेगी। तो देखो अब ये चीज़ हम कैसे बना पाते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा समझिएगा। फिर से हमने एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म को हमने इस तरीके से अरेंज किया कि यहाँ पर इसका ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया। अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, ये ध्यान से समझिएगा। इस एंगल ऑफ प्रिज्म में अब यहाँ पर हमने एक वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाई भाई, यहाँ से ये वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ और एक्चुअल पाथ इसका ये वाला है जो इसको स्ट्रेट लेके जाता है। मतलब हमने बोला कि भैया बिना डेविएशन के यदि लाइट जा रही है ना तो बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट जानी चाहिए, है ना। अब सोचो ये एक्चुअल पाथ है इसका, बट मैं अब क्या बोलता हूँ, मैंने ऐसा बोला भैया जब लाइट यहाँ से जा रही होगी ना तो ये टूटेगी, किस में टूटेगी? 7 कलर्स में। वाइट लाइट है बिल्कुल, यहाँ से रेड कलर गया और इसी तरीके से बेटा यहाँ से एक लास्ट में वॉयलेट कलर भी जाएगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से वॉयलेट आ गया, अब एक रेड आया एक वॉयलेट आया, लाइट तो हमारी बेटा यहाँ पर डिस्पर्स हो गई है। अब देखिए डिस्पर्स तो हो गई है, अब इनके बीच में बहुत सारे कलर्स चल रहे होंगे आपस में। अब देखो अब हमने क्या नोटिस किया, मुझे क्या करवाना था मालूम है, मैं चाहता हूँ कि सर डिस्पर्शन ना हो, डेविएशन हो जाए। तो उसके लिए अपन को अब कार्यक्रम क्या करना पड़ेगा ये सोचिए। मैं एक और प्रिज्म बनाऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात हो रही है ना, तो हम एक और प्रिज्म बनाएंगे और उस प्रिज्म को हमने इसी के साथ वैसे ही लगाया जैसे हमने उधर लगाया था, वर्टिकली, मतलब अपोजिट एंगल के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर ए था तो यहाँ पर हमने उसका एंगल क्या डाल दिया, ए डैश। ठीक है, अब चलिए जैसे ये लाइट यहाँ पे आई ना, अब हम क्या नोटिस करते बताएं, यहाँ से लाइट आई थी, ये भी डेविएट होगी बेटा, हुई डेविएट यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पहुँच गई। ठीक है, इधर पहुँची है, और ये वाली लाइट जो रेड वाली थी भैया वो भी कहीं ना कहीं डेविएट होकर के यहाँ पहुँची है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। एक्चुअल में होता क्या मानो, यहाँ पर जो ये 7 कलर्स में डिवाइड हुए थे ना, इस दूसरे प्रिज्म से जब आप इसको लेकर के जाओगे तो ये सारे 7 कलर्स निकल के जाते हैं और फिर एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। और जब एक पॉइंट पे मिले और अब फाइनली बेटा वो क्या कर रहे होंगे, वो किसी एंगल पे चले गए। तो सपोज करिए कि अब जो फाइनली बाहर निकल के जा रही ना लाइट, वो ऐसी हो गई। ठीक है, तो यदि मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैंने बोला या नीचे चली गई, जिधर भी जाना है उसको। ठीक है, अब सोचिएगा एक चीज़, ये लाइट यदि मेरे पास ये वाली फॉर्मेट में आ गई, ये इसका सर एक्चुअल पाथ था, तो बताओ मुझे क्या सर एक्चुअल पाथ से लाइट डेविएट हुई है? हाँ जी हुई है। और यदि ये डेविएट हुई है तो ये वाला जो एंगल आ रहा है ना, ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, डेल। तो अपन को यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि सर यहाँ पर जो टोटल लाइट है ना फाइनल वाली जो बाहर निकल के आएगी, तो वो जो देखो यहाँ से वाइट कलर,
ये 7 कलर में टूटा, 7 कलर्स वापस से गए, मिल गए, और फिर से वापस से ये वाइट लाइट ही यहाँ से बाहर निकली है और वो एक एंगल पर डेविएट हो रही है। तो देखो बेटा डेविएशन तो दिख गया, क्या हाँ डेविएशन है, लेकिन डिस्पर्शन नहीं है। डिस्पर्शन नहीं है मतलब यहाँ पे लाइट टूट कहाँ रही है 7 कलर में। यदि 7 कलर में बाहर निकलती तो मैं बोलता कि डिस्पर्शन है, बट यहाँ डिस्पर्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेविएशन। ठीक है, तो अब हम क्या बोलने जा रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं चीज़ों को, ध्यान से समझिए और करिए। अब देखो, अब मैं व्हाइट लाइट के बारे में बात बोल रहा हूँ, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन मैंने बोल दिया। अब जरा देखना ध्यान से, अब इसकी कंडीशन निकालनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं। क्या निकालें बेटा, सबसे पहले तो कंडीशन निकालते हैं कि यार नो डेविएशन की क्या कंडीशन है। देखो तो कंडीशन ऑफ नो डेविएशन नहीं, अब डिस्पर्शन है बेटा, डिस्पर्शन नहीं हो रहा ना, तो अब डिस्पर्शन नहीं हो रहा होगा तो उसकी क्या कंडीशन आएगी, नो डिस्पर्शन की। बेटा नो डिस्पर्शन मीन्स क्या भैया, टोटल डिस्पर्शन 0 है, तो पहले वाले का डिस्पर्शन कितना, थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, और दूसरे वाले का थीटा डैश, और इन दोनों का सम 0, रिजल्टेंट 0। बेटा बताइए, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका म्यू डैश, तो हम लोग क्या बोलेंगे, याद है थीटा का फॉर्मूला, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो मैं लिखूंगा सर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है इसका फर्स्ट। सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे तो म्यू डैश, तो मैंने लिखा सर म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश इक्वल टू 0। क्लियर है, चलिए यहाँ से आप इसको एक साइड रखिए, सेम तरीके से जैसा हमने उधर किया था वही फंडा मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा, है ना। इसको उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। बेटा यहाँ से ए डैश बाय ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा सर, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, और ये ए डैश बाय ए की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, अब सोचिए ये ए डैश बाय ए निकल के आया, ए डैश बाय ए इक्वल्स टू माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। अब जरा देखो इसके बाद जैसे ये कंडीशन निकल के आई ना, अब ये वो स्पेशल कंडीशन होती है जब इन दोनों का रेशो अब इसके इक्वल आएगा ना, तब जा करके मैं बोलूँगा कि सर ये वाली कंडीशन वैलिड है, तभी ये वाली चीज़ परफॉर्म हो पा रही होगी, अदरवाइज़ ये परफॉर्म नहीं होगी। मतलब यदि आप चाहते हो कि सर डिस्पर्शन ना हो और डेविएशन हो, तो उसके लिए आपको ए डैश और ए का रेशो, मतलब इन दोनों के एंगल ऑफ प्रिज्म का जो रेशो है ना बेटा, उनके रेशो को अपन को क्या बना करके रखना पड़ेगा, तो वो हम बोलेंगे सर उसके रेशो को आपको लिखना पड़ेगा माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। ठीक आई, अब बात आई, यदि इतना हो गया तो सर अब अगली चीज़ क्या आएगी, सर नेट डेविएशन कितना आया। तो देखो बेटा हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, डिस्पर्शन नहीं हुआ, कंडीशन निकाली, नेट डेविएशन क्या आएगा, डेविएशन किसका निकालते हो, वाई कलर का, है ना। तो येलो कलर का नेट डेविएशन हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग यही लिखेंगे ना बेटा, क्या लिखेंगे बताइए, डेल वाई प्लस डेल डैश वाई, दोनों का डेविएशन का सम। तो देखिए बेटा डेल वाई की वैल्यू क्या थी सर, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। सेकेंड वाले में लिखेंगे तो सर म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा फॉर्मूला चेंज करते हैं, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस बेटा ए डैश की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें कर दें। चलिए एक काम करें बेटा, एक काम कर लो, सबसे पहले आप बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बन गया होगा, म्यू डैश वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और यहाँ क्या बन गया, ए डैश बाय ए, ये वाला ए डिवाइड में चला गया। अब देखो ए डैश बाय ए की जो वैल्यू आ रही है ना, ये कंप्लीट वैल्यू है, इसको उठा करके हमने वहाँ पे रख दिया। रखिए, तो हमने यहाँ से डेल नेट निकाला, तो डेल नेट की वैल्यू जो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1 प्लस, अब देखो ए डैश बाय ए को रखेंगे माइनस में, तो ये साइन चेंज माइनस, यहाँ बना बेटा म्यू डैश वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और ए डैश बाय ए की वैल्यू आएगी सर यहाँ से म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। आ गया। अब देखो डेल वाई माइनस 1, इसको म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, बेटा डेल वाई लिख दें, लिख दीजिए, ये क्या बना 1 माइनस, अब जरा सोचना इधर, सर एक से बताओ, म्यू वी माइनस म्यू आर है ना अपॉन म्यू वाई माइनस 1, इसको ऐसा लिख दें, देखिए तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 एंड होल डिवाइड में सर यहाँ से म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन, इसको नीचे ले आइए, तो
तो म्यू डैश वाई माइनस 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रे, ये फॉर्मूले में चेंज किया, मैथ से छोटा सा, ठीक। ये डेल नेट आ गया और यहाँ से मैंने फाइनली डेल नेट का फॉर्मूला लिखा, तो मुझे मिलेगा डेल वाई। और देखो बेटा ये बना 1 माइनस, ये क्या था, ओमेगा, फर्स्ट वाले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर, और ये क्या है, सेकेंड वाले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर, तो ओमेगा बाय ओमेगा डैश, और ये डेल नेट का रिजल्ट आ गया फाइनली। तो बेटा ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, याद रखिए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो दोनों ही कंडीशन याद रखिए, ये कौन सी कंडीशन है, यदि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन चाहिए तो उसके लिए कंडीशन ये वाली बननी चाहिए। तो दोनों कंडीशंस अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कीजिए। बारिश होने लग गई, वाह, ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। अब मैं इसके बाद में आपको वीडियो पॉज कर रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स लिखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ, फिर अपन वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज एंड करते हैं बेटा, प्रिज्म का पोर्शन कंप्लीट हो गया ये वाला, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे, कुछ दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, अब एक प्रॉब्लम दिया हमने, ठीक, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज ना। क्या बोला बेटा फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में, जरा देख लीजिए। हाँ, पहला कार्यक्रम आपका ये, क्या काम करना है आपको, पॉज करना है और अटैम्प्ट लगाना है खुद से, इजी है, करके देखो। क्या बोला फर्स्ट वाले में बेटा, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्रिज्म इन द मिनिमम डेविएशन पोजीशन। तो ध्यान से समझ लीजिए, देखिए आपको उसने मेंशन कर दिया है कि सही है भैया, अपन जो करने जा रहे हैं ना, वो कहाँ पे करने जा रहे हैं, मिनिमम डेविएशन के लिए, है ना। अब द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म भी आपको 60 डिग्री दे दिया है। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म। अब देखो क्या करना, सोचिए सर, सबसे पहली चीज़ आपको निकालनी थी, एक तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालो। याद करना बेटा, डेल का फॉर्मूला याद है, हमने बोला था कि प्रिज्म के केस में दो इक्वेशंस आपको बिल्कुल रटवाए थे मैंने। एक होता था आई प्लस ई इक्वल टू डेल प्लस ए था, याद है, आई प्लस ई इक्वल टू डेल प्लस ए, है ना। बट फॉर मिनिमम डेविएशन याद आ रहा है आपको, कुछ कंडीशन होती थी, क्या सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस और R1 इक्वल टू R2। तो हम लोग ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे R1 R2 की जरूरत नहीं है, तो I को ये I प्लस इमर्जेंस को भी I लिख दीजिए। ये डेल के प्लेस पे हमने डेल मिनिमम डाल दिया प्लस ये A लिख दिया। तो बताना बेटा डेल मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 2I माइनस A, कर दें। चलिए, तो 2 इंटू आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा 50 डिग्री, तो 2 इंटू 50 माइनस ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म आपके लिए कितना है 60 डिग्री, तो 100 माइनस 60 मीन्स 40 डिग्री। तो डेल मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई सर 40 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन जो आ रहा है ना, मिनिमम डेल, वो हमारे लिए क्या निकल के आया है सर 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो, जैसे ये वाला पोर्शन तो हो गया मेरे पास कि सर मिनिमम डेविएशन तो निकल के आ गया डेल एम, है ना। अब डेल एम निकालने के बाद अपन को निकालना क्या है बेटा, अगला फंडा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला कौन सा था याद करिए सर, हमने लिखा था म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, याद है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, सीधा सा रख देना वैल्यू, इसमें क्या जा रहा है, आंसर आ गया। ए इक्वल साइन, सर ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, डेल एम क्या था मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन है डेल एम की वैल्यू 40 बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ए मीन्स क्या है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है तो 60 बाय 2। तो जरा देखो एक चीज सर, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 100 बाय 2 मीन्स साइन 50 डिवाइडेड बाय साइन 60 बाय 2 मतलब साइन 30। अब देखो बेटा एक चीज, जैसे ये अटक गया ना, अब ऐसे केसेस में अब जो एग्जाम्स में आते हैं ना, तो या तो वो ऐसे एंगल देंगे कि 50 डिग्री ना बने, वो ऐसे कुछ बन जाए कि साइन 60 बन जाए, साइन 90 बन जाए, कुछ बन जाए जिसकी वैल्यू आपको पता है, अदरवाइज वो उनकी वैल्यूज गिवन दे देंगे। तो मैंने साइन 50 डिग्री की वैल्यू आपको दे के रखी है 0.766, तो आप लिख दीजिए बेटा 0.766 डिवाइडेड बाय साइन 30 तो आपको पता है 0.51/2। अब इसको सॉल्व करिए और कितना आएगा, ये 1.5 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा बेटा वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया फर्स्ट वाला, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब एक बार मैं इसको रब करता हूँ, जब तक मैं आप इसे नोट करिए और अगला वाला प्रॉब्लम अटैम्प्ट लगाइए। बेटा मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपका काम क्या बनता है कि भैया पॉज करके पहले अटैम्प्ट कर लो उसे पूरा, ठीक। चलिए आइए अब देखें, बढ़े। चलो अब आ जाइए सेकेंड वाले प्रॉब्लम पे, उसको देखते हैं उसमें क्या दिया है, फिर सोचते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब बताइए मुझे, देखिए इस वाले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 72 डिग्री, है ना, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है बेटा ए, सर ए इक्वल्स टू 72 डिग्री, ठीक है, आने दो। एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.66, है ना बेटा, ग्लास प्रिज्म ना। तो देखिएगा एक चीज़, सर यहाँ पर जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं ना, वो किसका लिख रहे हैं, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात हो रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66 दिया हुआ है, ठीक। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा ना, मैं कैलकुलेशन बना करके इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा उसे। इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। बेटा लिक्विड की बात करने जाते हैं तो म्यू एल लिखा जाए लिक्विड का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.33, ठीक है सर। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको डेल एम निकालना है, तो डेल एम निकालना मेरा मेन टारगेट है बेटा। अब इस डेल एम को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो ज़रा देखिए और समझिए, करें भले। सबसे पहली चीज़ कुछ नहीं करना बेटा, सीधा फॉर्मूला लगाना है, म्यू इक्वल्स टू क्या होता था, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब जरा देखना ध्यान से, मैं तुम्हें समझाता हूँ मीनिंग क्या है। इस फॉर्मूले पे यदि जाएं तो सर क्या क्या चीज़ें लगती हैं, सर एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगता है भैया, हाँ लगता है। दूसरा ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, आपको गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी दिए हुए हैं, आपको डेल एम फाइंड करना है, मतलब सीधा सीधा इसी वाले प्रॉब्लम से मेरा आंसर आ जाएगा। बट अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगा लो, दिक्कत क्या हो गई है यहाँ पे। वहाँ पे क्या होता था नॉर्मल, अभी तक हमारा जो प्रिज्म था ना, उसके लिए हम क्या बोलते थे, सर प्रिज्म में ग्लास होता था और वो सराउंडेड किससे होता था, एयर से। तो एक्चुअल में जो हम वहाँ पर म्यू लिखते थे ना, तो हम वो म्यू लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब प्रिज्म, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता था, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में होता था जिसके अंदर उसको रखा गया है। और अब क्या बोल दिया इस वाले प्रॉब्लम में बेटा, देखिए इस वाले प्रॉब्लम में उसने बोला है कि सर ये जो ग्लास है ना प्रिज्म, उसको हमने एक लिक्विड में रख दिया है, लिक्विड में। तो अब ये सराउंडेड किससे है, लिक्विड से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। समझ में? तो बस यहीं पर एक ट्विस्ट था जो इस प्रॉब्लम को अलग बनाता है ना, अदरवाइज बाकी चीज़ें तो सिंपल थी। तो म्यू को क्या लिखना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और बोले तो प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। क्या आ गया, अब आ जाइए आंसर आ गया। सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो हम इसको कैसे लिखते थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, है ना। और इस पूरे को हमने क्या लिख दिया सर, साइन ए प्लस ए की वैल्यू रख दीजिए 72 प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन 72 बाई 2, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लें, देखिए यहाँ पर यदि मैं वैल्यू पुट करने जाऊँ तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 1.66, तो मैंने लिया है 1.66, ठीक। अब इस 1.66 को डिवाइड कर देते हैं म्यू एल से, तो 1.33 आगे चलेगा ना। अब देखिए इक्वल्स टू साइन, ये तो वही बनेगा यार, साइन इसको ब्रेक कर लें तो ये सर 36 डिग्री प्लस डेल एम बाय 2 बना, और अपॉन में यहाँ से भी साइन 36 डिग्री आ गई, ठीक है वैल्यू। अब बेटा इसको पूरे को सॉल्व करिएगा, जरा मैं वैल्यूज यूज़ कर लेता हूँ डायरेक्ट, है ना, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन रब करता हूँ यहीं पे कर देता हूँ, ठीक। अच्छा देखो आप लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम में या तो दिया रहेगा या फिर वो एंगल्स इतने अच्छे बनेंगे जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर मैं वैल्यू बताता हूँ, देखिएगा सबसे पहले तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही है ना 1.66 अपॉन 1.33, बेटा ये सिंप्लीफाई होकर के बन रही है 1.248, देखा कितना फास्ट कैलकुलेशन मेरा चलिए। और दूसरा
साइन 36 की वैल्यू होती है सर 0.5878, ये हो गया अपॉन में 0.5878, और यहाँ से बनेगा सर साइन 36 प्लस डेल एम बाय 2। बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1.248 इंटू 0.5878 इक्वल टू साइन, बेटा अब तो ये बेवकूफ़ी है ना, बस अपन करे जा रहे हैं कैलकुलेशन और क्या। इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है भाई 0.7336, ठीक। और यहाँ पे साइन है ना, उसको यहाँ पे हटा देते हैं तो सर साइन इनवर्स ले लेते हैं इक्वल टू 36 प्लस डेल एम बाय 2। अब साइन इनवर्स इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 0 पॉइंट इसकी, तो सर 47.19 डिग्री इक्वल टू ये 36 डिग्री था प्लस डेल एम बाय 2। इसको माइनस कर दीजिए बेटा, 47 प्लस 0.19 डिग्री माइनस 36 इक्वल टू डेल एम बाय 2। और अब यहाँ से डेल एम बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से बताना मुझे, है ना। तो ये पूरा हो रहा होगा क्या कर दें, कर दीजिए यार मल्टीप्लाई, क्या करना चाहिए। 36 है ना, तो 1 इधर हो गया, 11 आ गया, 11.19 नहीं, ये हो जाएगा 11.19 मैं बोल रहा था ना, तो मतलब ये हो जाएगा 11.81, ठीक है। तो बेटा 11.81 ये आंसर है। अब देखो सही है ना, कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। 36, 37, 47.19 आएगा बेटा, 19, ठीक है। अब बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डेल एम की वैल्यू जो आ रही होगी 11.19 इंटू 2, तो सर डेल एम की वैल्यू आ रही है, ये आपका हो गया 22.38 समथिंग, ठीक। तो 22.38 समथिंग मेरा जो है वो फाइनल आंसर है। तो डेल एम का मिनिमम वैल्यू ये निकल के आ रही है बेटा। देखो कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, मेनली जो मुझे तुम्हें समझाना था वो एक्चुअल में यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में किसकी बात कर रहे हैं। आप सिंपल सा करोगे, वो कैलकुलेशन है वो सब तो बन जाएगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। और वो प्रॉब्लम दी रहेगी वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चल नोट कर लीजिए इसे, फिर से मैं पॉज करता हूँ और प्रॉब्लम लिखता हूँ, फिर अपन और अटैम्प्ट लगाते हैं। चलिए देखिए, अब फिर से इस प्रॉब्लम को आप पहले आप अटैम्प्ट लगाओगे पॉज करके, देन बेटा इसका सॉल्यूशन देखना आप, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा क्या बोला हुआ है उसने प्रॉब्लम को, पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। A ray of light is incident at an angle of 30 degree. A ray emerging of the prism makes an angle 30 degree. बेटा समथिंग रॉन्ग है, एक सेकंड रुकिएगा प्रॉब्लम कंफर्म करने में, एक सेकंड रुकना बेटा, प्रॉब्लम में मिस्टेक है, थोड़ा सा कंप्लीट करें, प्रॉब्लम गलत है। A ray of light is incident at an angle of 60 degree, on one face of prism, which has an angle of 30 डिग्री। अब बेटा अब प्रॉब्लम करेक्ट है, स्टार्टिंग में गड़बड़ था। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड, देखिए बेटा अब समझते हैं इसे कैसे करना है, ठीक है। पेरेंट्स आ गए थे बेटा, एक देखिए क्या बोला हुआ है उसने, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बेटा सबसे पहले एंगल ऑफ 60 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे लिए 60 डिग्री आ गया पहला। ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म विच हैज़ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मतलब बेटा उसका एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। द रे इमर्जिंग ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे, मतलब जो फाइनली इमर्जेंट रे आ रही है ना बेटा वो 30 डिग्री पर इमर्ज हो रही है इंसिडेंट रे से।
तो एक्चुअल में ये क्या है मालूम है तुम्हारा, ये डेल है, डेल की वैल्यू 30 डिग्री है, ना कि एंगल ऑफ इमर्जेंस है। मैं आपको समझा देता हूँ फिगर बना के उसको, ठीक है। अब आपको ये शो करना था कि भाई जो इमर्जेंट रे है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, ये बताइए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करिए उसका, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले तो बनाते हैं अपन, इसे समझते हैं। बेटा ये मेरा प्रिज्म बना, इस पर हमने क्या बोला हुआ है यहाँ से, सर एक लाइट को आपने इंसिडेंट करवाया है 60 डिग्री पे, ठीक है भैया। ये यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल बनाया, और इनके बीच का जो ये एंगल है ना सर, ये मेरे लिए 60 डिग्री है। उसका एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री। बेटा अब ये इसका एक्चुअल पाथ ये वाला निकला रियल में, है ना। लेकिन हमने क्या नोटिस किया, सब जब वो एयर से प्रिज्म में जाएगा उसकी तरफ बैंड होता है, राइट। तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। फिर यहाँ पर जो लाइट आती है, फिर बेटा वो जो लाइट यहाँ से आती है ना, वो देखना एक चीज़, मैं थोड़ा ऐसा बनाता हूँ। सपोज करो ऐसी लाइट गई है ना, चलो अपन इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जैसा बन रहा है बना लें, फिर अपन देखेंगे जो भी हुआ। ऐसा सोचो, ये रहा, ठीक। देखो समझना तुम्हें समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या बोल रहा हूँ। आपसे क्या बोला, ये कौन सा है, ये इमर्जेंट रे। अब जरा सुनना मेरी बात, ये जो इमर्जेंट रे है ना बेटा, वो इंसिडेंट रे से 30 डिग्री पे गई है। तो इंसिडेंट रे कौन सी वाली थी हमारी, ये वाली। तो बेटा इस इंसिडेंट रे से यदि वो 30 डिग्री पे जा रही है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये बताना मुझे। यहाँ से यदि आप 30 डिग्री लेने जा रहे हो, तो आप इस इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करोगे ना। तो हमने पीछे एक्सटेंड किया, और जब हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया ना, तो बेटा ये जहाँ पर ये एंगल बना रहा होगा ना, ये एंगल डेल, इस डेल की वैल्यू भी उसने मुझे 30 डिग्री दे करके रखी है। क्लियर हुआ। तो देखिए इस तरीके से मुझे जाना था कि भैया यहाँ पे देखो, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है सर ये जो लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई होगी तो एंगल बना होगा R1। यहाँ पे बेटा हमने बोला कि ये डेल जो है ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया होगा इस कंडीशन में। अब जरा सोचिएगा एक चीज़, ये इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ये निकल के आया। इतना सारा सब कुछ पता है, क्या करें बेटा बताओ मेरे पास। सर इक्वेशंस जो हैं इक्वेशंस लगाओ और आंसर लेकर के आओ। सबसे पहला काम क्या करें बताओ। तो मैं सबसे पहला कंडीशन क्या लगाता हूँ, डेल वाली इक्वेशन थी अपने पास, क्या याद करो, I प्लस E इक्वल्स टू डेल प्लस A, राइट। तो I प्लस E इक्वल्स टू डेल प्लस A, और अपन यहाँ से जा करके सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। कुछ भी वैल्यू जो भी आ जाती है उसको निकाल तो लो भैया। यहाँ बताओ मुझे डेल की वैल्यू क्या गिवन है। बेटा डेल आपको गिवन है यहाँ पे डेल इक्वल टू 30 डिग्री। I की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है E है। डेल बताओ, डेल की वैल्यू 30 डिग्री, और डेल भी 30 है और ये भी आपका 30 ही है। तो इससे यदि मैं सॉल्व करने जाऊँ तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है सर, 0 डिग्री। अब सोचो आंसर आ गया। सर यदि एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 आ रहा है, इसका मीनिंग समझते हो। इमर्जेंस कौन सा होता था मालूम है, जब हम बोलते थे सर यहाँ पर जो नॉर्मल बनाया है ना, उसके साथ लाइट जितना इमर्जेंट रे जितना एंगल बनाती थी वो एंगल ऑफ इमर्जेंस था। तो बेटा वो 0 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है कि सर जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे भी है, मतलब इमर्जेंट रे भी है। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल दोनों सेम लाइन पे आ रहे हैं ना, सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो बेटा तभी उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये चीज़ मुझे प्रूफ हो गया कि भैया जिधर नॉर्मल है उधर ही इमर्जेंट रे आ रही है, और नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो हमने बोला 90 डिग्री। क्लियर। अब सुन एक और चीज़ याद करना बेटा, एक और रिलेशन होता था सर R1 प्लस R2 इक्वल टू A। अब देखो चाहूँ तो मैं लिख सकता था R1 इक्वल टू R2, लेकिन नहीं लिख पा रहा हूँ R1 इक्वल टू R2 क्योंकि उसने मिनिमम डेविएशन शो नहीं किया है। तो मिनिमम डेविएशन यदि बोलता तब मैं जा करके R1 और R2 को एक सेम करता या I और E को इक्वल करता, बट यहाँ पे नहीं है। अब जरा सोचो R1 प्लस R2 इक्वल टू A, तो बेटा R1 तो R1 ही है, निकालना है मुझे वैल्यू इसकी। R2 की वैल्यू कितनी रही होगी सोच सकते हो, बताओ। सर जब ये लाइट यहाँ पे किसी भी सरफेस पे ये लाइट आई है और यहाँ से सीधी गई है, तो यहीं पर बनता था ना एंगल R2। कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। मतलब जब बेटा सेम लाइन पे जा रही है, नॉर्मली इंसिडेंट होगी तभी तो सीधे निकलेगी, तो यहाँ पर एंगल कितना हो रहा होगा, R2 की वैल्यू वो भी 0। तो R2 को यहाँ पे 0 रखा तो ये A आ गया। तो यहाँ से बेटा मेरे पास R1 की वैल्यू निकल के आई A, और A मीन्स कितना था, 30 डिग्री। तो मुझे निकल के आया सर R1 इक्वल टू 30 डिग्री। आगे अब जरा देखो, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब क्या करें बताएं, स्नेल्स लॉ लगा दो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। अप्लाई
स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी लेना, ठीक, ए बी सी। अब बताइए क्या लिखेंगे सर, जिस मीडियम से लाइट आई है उसका साइन, तो साइन 60 डिग्री, साइन एंगल है ना, साइन 60 इंटू उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इक्वल टू जिस मीडियम में गई है उसका साइन, तो साइन R1, तो मैंने लिखा साइन R1 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास का। लिख दें बेटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 1/2, ये √3/2 हो गया। साइन R1, तो साइन R1 की वैल्यू भी आपने 30 निकाल के रखी है बेटा, इंटू म्यू, तो यहाँ से निकला ना √3/2 इक्वल टू 1/2 म्यू, 2 कैंसिल सर, म्यू इक्वल टू √3 मतलब 1.732, ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। तो बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकल के आ रही है ना म्यू की, तो म्यू की जो वैल्यू आ रही है म्यू इक्वल्स टू √3 और √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 और ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फाइनल रिजल्ट है, आंसर, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो जो भी प्रॉब्लम देना बेटा उसे लगाना स्टार्ट करो। करना क्या होता है, बस वही 2-3 इक्वेशंस में अपन को खेलना है और उसके बाद स्नेल्स लॉ हमारा परमानेंटली है कि किसी में भी जा करके लगा सकते हो जहाँ पे जरूरत पड़े, ठीक है। चल नोट कीजिए इसे, फिर से पॉज करता हूँ, फिर से एक और प्रॉब्लम देता हूँ। चल देखिए बेटा अगला प्रॉब्लम, अब ये भी अच्छा है, क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, ठीक। बेटा देखिए एक राइट एंगल प्रिज्म दिया हुआ है आपके पास ABC, ए पर हमने 90 डिग्री बनाया, राइट एंगल है, इस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है बेटा, वो 45 डिग्री बना रही है नॉर्मल के साथ बना रही है, तो नॉर्मल के साथ 45 पर हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया 45, ठीक है। अब इमर्जेंट रे इज फाउंड टू स्लाइड अलोंग द फेस AC, मतलब जो इमर्जेंट रे है ना बेटा वो AC साइड पर ही स्लाइड कर रही है। स्लाइड करने का मतलब समझ रहे हो, ये कौन सा वाला केस हो गया, ग्रेजिंग इमर्जेंस, आपको बताया है मैंने। अब ये ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस है। अच्छा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। जरा सोचो, एक चीज बताओ, मैं तुम्हें एक हिंट बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में किया करो, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे ना ज़्यादातर केस में प्रिज्म में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देता है बेटा, इस वाले सरफेस पे जाकर के स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो मुझे जाकर के मिल जाएगा वो चीज़। मतलब मैं क्या करूँ, जरा देखो एक चीज़, सबसे पहली बात तो हम बोलते हैं कि ये बनेगा कैसा, ठीक है। तो देखना तो एक चीज़, क्या लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई होगी, हाँ भाई यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, इधर ये गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये यहाँ पर जो एंगल बनाता था सर ये मेरा R1 एंगल होता है। अब यहाँ से इसका नॉर्मल बनेगा और ये एंगल बनता था R2 जितने पर वो इंसिडेंट होता था। अब बेटा ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस है, मतलब वो स्लाइड कर रहा है लाइट, फाइनल लाइट जो है वो बेटा इस डायरेक्शन में नीचे गई है ऐसे, तो इसका मीनिंग समझते हो, ये कौन सा वाला है, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। मतलब ये चीज़, ये वाली कंडीशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बेटा R2 मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 मिलता है ना। तो मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला सर R2 इक्वल टू मेरे लिए थीटा सी हो रहा होगा, थीटा सी मीन्स क्रिटिकल एंगल, तो मैंने बोला भैया R2 की वैल्यू तो थीटा सी हो रही है मेरे लिए, ठीक है। चलो आ गई। अब एक चीज़ देखते हैं, ये चीज़ मैंने लिख लिया कि R2 की वैल्यू है। अब मैं सिंपल सा लगाने जा रहा हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। चलिए लगा दें स्नेल्स लॉ, बिल्कुल लगाइए स्नेल्स लॉ, फिर जो जरूरत पड़ेगी उसके बेसिस पे हम ढूंढेंगे क्या है ना। स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB लगाएं बेटा, AB सरफेस पे लिखिए, तो जिस तरह से लाइट आई थी उसका साइन, तो साइन 45 इनटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A1 क्योंकि एयर है ना, तो 1 हो गया। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू में इधर साइड से हम लिखेंगे सर साइन R1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीड ग्लास मतलब प्रिज्म। अब बेटा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू साइन R1 इंटू म्यू, अपन को म्यू निकालना है तो सर म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन R1। अब देखो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, लेकिन अब दिक्कत क्या है सर, साइन R1 कैसे निकाल के लेके आऊँ, दिक्कत है, लाते हैं ना यार। देख R2 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आई थी सर, R2 इक्वल टू थीटा से, याद है इस कंडीशन में एक और प्ले इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता था एंगल ऑफ प्रिज्म के, ठीक। अब सुनो, यदि मैं एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल लिख रहा हूँ A को, बेटा R1 की वैल्यू बताइए मुझे,
यहाँ से यदि मैं R2 लिखने जाऊँ, R2 बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 90 डिग्री, तो मैंने बोला 90 माइनस R1 लिखा जा सकता है यहाँ से। हाँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, है ना, अपन एक काम करें, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताना, थीटा सी इक्वल टू 90 माइनस R1। अब देखो जैसे थीटा सी आ जाए ना क्रिटिकल एंगल, तो आपके पास एक रिलेशन था, याद है बेटा, साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/μ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, है ना। तो क्यों ना मैं साइन थीटा सी बना लूँ और 1/μ लिख दूँ उसको। तो मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया, तो इधर लिख लेगा तो साइन थीटा सी इक्वल टू साइन 90 माइनस R1। साइन थीटा सी की वैल्यू 1/μ आ जाएगी, कॉस साइन 90 माइनस R मतलब होता है कॉस R1। कॉस R1 की वैल्यू यदि ये निकल के आ रही है तो बेटा मुझे बताइए साइन R1 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर R1। आगे लिख दीजिए ना बेटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर R1। कॉस R1 की वैल्यू 1/μ तो 1/μ स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो सर निकलेगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में म्यू, और ये मेरे पास आ गई सर साइन R1 की वैल्यू। अब ये कंप्लीट वैल्यू आई सर साइन R1 इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। अब देखो एक काम करें क्या सर, ये साइन R1 को यहाँ पे उठा करके रखना ही तो था, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला म्यू इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन R1। साइन R1 के प्लेस पे लिख दिया सर अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में म्यू। ले जाओ इसको ऊपर, ये म्यू इक्वल्स टू ये म्यू ऊपर गया अपॉन में √2 इंटू रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू म्यू कैंसिल, ये इधर जाएगा तो √2 इंटू रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग कर दें तो ये 2 इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। तो बेटा म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/2, ये 2 डिवाइड किया तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सर अंडर रूट 3/2। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ रहा है ना म्यू, तो सर म्यू की वैल्यू निकल के आ रही है अंडर रूट ऑफ 3/2। तो रूट 3/2 मेरा करेक्ट आंसर। तो बेटा देखो ना सीधा सा, जब भी प्रिज्म के लिए वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवाने के लिए बोलेगा तो हम इस कंडीशन पे चले जाएं, और ये एक अच्छा अप्रोच होता है कि आप यहाँ पे जाके स्नेल्स लॉ लगाओ, फिर जो रिक्वायरमेंट है उसको दोनों इक्वेशन से घुमा फिरा के लेके आ जाओ। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी मैं और प्रॉब्लम्स करवाऊँगा बेटा। अभी देखिए मेरी बात है ना, मैं अभी आपको सिर्फ मैक्सिमम चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा पोर्शन कवर हो जाए ताकि कॉन्सेप्ट वाइज कुछ ना छूटे। उसके बाद में बेटा मैं अभी चैप्टर किसी को भी कंप्लीट नहीं करूँगा, उसके बाद भी मैं आपको वीडियोस बना करके फिर उसके क्वेश्चंस पे चलेंगे, प्रॉब्लम्स पे इकट्ठे खूब सारे, है ना। बट एक बार थोड़ा सा कवर अप हो जाए। ठीक, चलिए ओके, बाय बाय बेटा।